नमस्कार। G20 पर आधारित इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। बीते हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी G20 की अलग अलग कार्य समूहों की बैठकें संपन्न हुई। एक तरफ जहां संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक कर्नाटक के हम्पी में संपन्न हुई, तो वहीं तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित इस वक्त की जा रही है। लेकिन आज के अंक में हम संस्कृति कार्य समूह की जो तीसरी बैठक हुई है उस पर विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पास एक समृद्ध धरोहर यानी कि हेरिटेज रही है, जो कि पुरातात्विक संपत्तियों और आश्चर्यजनक स्मारकों का भंडार है। वे सभ्यता की एक अद्वितीय विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिए निर्मित धरोहर यानी कि बिल्ट हेरिटेज के संरक्षण को आमतौर पर समाज के दीर्घकालिक हित में माना जाता है। लेकिन भारत के अधिकांश स्थापत्य धरोहर यानी कि आर्किटेक्चरल हेरिटेज और स्थल अज्ञात हैं या फिर काफी हद तक असंरक्षित बने हुए हैं, और जो संरक्षित हैं वे भी जलवायु परिवर्तन और असंवहनीय पर्यटन अभ्यासों से संबंध जो चुनौतियां हैं उनका वो सामना कर रहे हैं। तो इस परिदृश्य में भारतीय धरोहर से संबंधित मुद्दों को सावधानी से चिन्हित किया जाने और व्यापक तरीके से इसका समाधान किए जाने पर हम्पी के बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। हम्पी बैठक में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना शामिल रहा है। और इस सब के बीच कर्नाटक के हम्पी में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक के तीसरे CWG का अंतिम सत्र वाराणसी में 26 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाली आगामी G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक के अपडेट और विकास से जुड़ी वार्ताओं के साथ संपन्न हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत CWG संस्कृति को नीति निर्माण के केंद्र में रखने का प्रयास करता है। संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक ने खजुराहो और भुवनेश्वर में आयोजित की गई संस्कृति कार्य समूह की पिछली 2 बैठकों में विचार विमर्श के बाद की गई सिफारिशों पर आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने भी हम्पी में तीसरे G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक के दौरान कुल 1755 वस्तुओं के साथ लंबाणी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सराहना की। तो ये जो संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई है, इसमें जिन जिन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है, हम उसी विषय पर उसके क्या कुछ मायने हैं भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए भी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ यकीन मानिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं वीणा सीकरी जी, जो कि पूर्व महानिदेशक रह चुकी हैं ICCR की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमें पता है कि समय निकाल के हमारे साथ आई हैं, तो मैम आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैम, जैसा कि हमने कहा कि ये जो हम्पी की बैठक में जो 4 अहम मुद्दे थे, मैं एक एक करके आपको बता दूं। एक था कि प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, एक। दूसरा था कि हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तीसरा जो मुद्दा था वो ये था कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। और जो चौथा बिंदु था वो था लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। मैं एक एक करके आपके पास आऊँगा। सबसे पहले जो सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और उसका पुनर्स्थापन है, प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। और हम जानते हैं मैम कि सरकार ने भी घोषणा की है बीते दिनों की वो 1000 से भी अधिक जो हेरिटेज हैं उनको गवर्नमेंट तो प्रोटेक्शन कर ही रही है, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया है ताकि वो उसको एडॉप्ट करें ASI के रखरखाव में। इस पर जब विस्तार से बातचीत हुई है हम्पी में, आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से हम भारत में जो हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं उसका अभी हम किस तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हैं और उसका किस तरह से हम पुनर्स्थापन कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया?
जी, मैं मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया कि आपने मुझे आपके प्रोग्राम में बुलाया, कि ये जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है, ये बहुत ही, हमने जो अप्रोच लिया है बहुत ही विस्तार का अप्रोच है और बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रोच है, क्योंकि हमने ये जो 4 पंक्तियां आपने की हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाला जो है कि प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो हमारी प्राचीन हेरिटेज है, जो हम इसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो प्रोटेक्शन करते हैं, मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, लेकिन पूरी जो हमारे लोग हैं, प्रजा है, वो जो उनको मिलना चाहिए इसमें, इस बात में उन्होंने एकजुट होना चाहिए कि जो हमारी प्राचीन चीजें हैं उनकी हेरिटेज हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर कोई तो उसको तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के साथ हमें बताना चाहिए, ठीक करना चाहिए। और एक और बड़ी बात है कि जब हम कॉलोनाइज थे तो अंग्रेजों ने और अन्य डच, फ्रेंच, सब ने हमारे देश से बहुत सारी प्राचीन चीजें लेकर वो बाहर चले गए थे, लेकर वो अपने म्यूजियम में लगा दे, जैसे उनकी हेरिटेज है और ये उनकी चीजें हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत प्यार से बातें कर करके अमेरिका से हमें 100-150 चीजें वापस आ रही हैं, प्राचीन जो हमारी चीजें वापस आ रही हैं, अन्य देशों से भी धीरे धीरे वापस आ रही हैं। और हम सोचते हैं, हमारी उम्मीद है कि यूके, ब्रिटेन, वो भी हमें धीरे धीरे जो सारी चीजें वो लेके गए हैं हमें वापस कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारे लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये हमारी चीजें, हमारी प्राचीन हेरिटेज है, और इससे हमें मिलजुल के अन्य दोस्तों के साथ जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं उनसे ये कहना चाहिए कि हमें ये चीजें प्लीज आप ही वापस कर दीजिए। एक तो हो रहा, दूसरे हमारे देश में हम इसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम है, लेकिन सब लोगों को इसमें, हमारे जो छोटे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ना चाहिए कि देखिए प्राचीन हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। पहले तो इसके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्कूल में वो इसके बारे में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसी सिलसिले में जब आप कह रहे हैं कि बच्चों को भी, युवाओं को भी इसके बारे में जागरूक करने की जरूरत, मैम, ऐसे में हमने देखा कि सरकार ने भी अपनी तरफ से योजनाएं चलाती हैं, जैसे एडॉप्ट हेरिटेज। इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जो प्राइवेट जो सेक्टर्स के लोग हैं, अगर वो चाहें तो वो किसी को एडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे में एक ये भी समस्या मैम कि जो प्रदूषण की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या, उससे भी जो टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, जो आप कह रहे हैं कि युवाओं को भी, बच्चों को भी इस बारे में जागरूक करने की ज़रूरत होगी कि उसके आसपास भी एक तो गंदगी ना फैलाएं, कोई प्रदूषण ना करें। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से भी, हम चूंकि कई बार रिपोर्ट्स आती है कि जो ताजमहल, जो कि एक वंडर है, वो भी हम आज की तारीख में भी हम जानते हैं कि वो प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में ये कुछ चुनौतियाँ हैं जिनकी तरफ सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और हम देखते हैं कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज के मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें उनके चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, ये हमारे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के सबसे पहले इन्हें अप्लाई करना चाहिए। और हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, और जो चीजें लोग वहां पे चीजें बेचते हैं, खाने पीने का सामान बेचते हैं, वो जो लोग खा पी के फिर उधर ही फेंक देते हैं, ये सब चीजें हमें एक ऐसे अभियान चलाना चाहिए कि ये हर एक में हम ये ख्याल आ जाए कि भाई देखिए ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारी प्राचीन हेरिटेज है, इससे हमारा ये फख्र की बात है और हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसे प्रिजर्व करें। और ये ही चीजें हम अगर स्कूल में पढ़ाएं तो बच्चे जो आगे जाके जाएंगे, अपने स्कूल के ग्रुप में ही जाएंगे, तो वो देखेंगे, खास देखेंगे कि अगर कोई चीज गंदगी पड़ी हुई है उसे इकट्ठा करके डस्टबिन में डालेंगे या कुछ करेंगे। ये चीजें जो है, ये जो फीलिंग है ये अंदर से आनी चाहिए कि ये हमारी प्राचीनता जो है इसे प्रिजर्व करनी चाहिए और इसे आगे बढ़ानी चाहिए। और अन्य देशों में हम जाके इन चीजों को बड़ी बड़ी म्यूजियम में देखते हैं, लेकिन हमारे देश में या सब जगह में ये चीजें हैं और हमें इसका कोई ख्याल नहीं है। तो इसके बारे में एक अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं वीणा मैम कि बच्चों के साथ साथ, युवाओं के साथ साथ जो आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनको भी इस बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास ऐसे एसेट्स हैं, कल्चरल एसेट्स, जिनके की संरक्षण करने की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि अगर वो संरक्षित होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी लोकल पॉपुलेशन का बढ़ेगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम होगा। और भी बहुत सारे इशूज़ हैं, एस्पेक्ट्स हैं, हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे वीणा मैम, लेकिन उससे पहले रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संस्कृति कार्य समूह की जो तीसरी बैठक हुई है हम्पी में, और उस पर बहुत सारे बिंदुओं पर इस पर चर्चा की गई। हमारे साथ इन्हीं तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान वीणा सीकरी मैम इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि पूर्व महानिदेशक रह चुकी हैं ICCR की। मैम, जो दूसरा बिंदु था वो ये था कि हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। हम जानते हैं कि जैसा कि हमने कहा भी ब्रेक से पहले कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमें इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो लोकल पॉपुलेशन है उससे भी उसको रोज़गार मिलेगा। लेकिन कई बार हम सभी जानते हैं मैम कि हम लोग जब कहीं ट्रैवल करते हैं इस तरह की जगहों पे, ऐसी बहुत सारी हमारे पास हेरिटेज हैं जो कि आजकल अतिक्रमण का, एनक्रोचमेंट का शिकार हो चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन भी आंखें मूंदी हैं, राज्य सरकारों की तरफ से भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन को भी, लोकल पॉपुलेशन को भी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वो जो हेरिटेज है वो फिर से जीवंत हो सके? ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ है जो उन्होंने ये कहा है, और मैं बड़ी खुश हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये 4 पॉइंट्स को कह के हर एक जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की है इन चारों पे जोर दिया है। मैंने जो कहा वो एंशिएंट हेरिटेज की बात में पहले हम बात कर रहे थे। अब आप देखते हैं कि जो एंशिएंट हेरिटेज की ट्रेडिशंस हैं, वो कारीगरी जो है, वर्कमैनशिप जो है, वो आज के दिन में भी मौजूद है, हमारे बीच मौजूद है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे जो बिल्कुल सैड और डिसअपॉइंटिंग चीज है कि जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो उसी काम को कर रहे हैं। आपने ताजमहल का जिक्र किया, ताजमहल में मार्बल इनले वर्क होता है, और अन्य ये जो आप दिखा रहे हैं हम्पी में है, खाजुराहो में गए थे, भुवनेश्वर गए थे, स्टोन स्कल्पचर आजकल भी हो रहे हैं। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं उन्हें क्या रिटर्न मिल रहा है? वो अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकते हैं ये काम करके। तो सबसे बड़ी बात जो है, हमें जो प्रिजर्वेशन की बात है, हमें ये जो एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं उन्हें प्रिजर्व करना है, ताकि जो आजकल ये काम कर रहे हैं उनके बच्चे, अगली पीढ़ी भी ये काम ले। बिल्कुल बिल्कुल। इसके आज हम देख रहे हैं कि अगली पीढ़ी वो काम नहीं कर रहा, वो छोड़ के शहर में आ जाते हैं और व्हाइट कॉलर फैक्ट्री जॉब ले लेते हैं। ये तो गलत बात है। तो अगर वो अपने पिताजी माताजी की तरह के साथ पुराना एंशिएंट वर्क करें, उसके लिए उन्हें एक सस्टेनेबल लिविंग चाहिए, उन्हें एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए। तो इसलिए हम ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो इन चीजों को खरीदे, देखे, अपने घर में लगाएं। और जो हम गिफ्ट देते हैं अन्य लोगों को, हमने देखा है हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे, अमेरिका गए थे, उन्होंने इतनी सुंदर चीजें हैंडीक्राफ्ट के लेके गए अपने साथ, और उन्होंने अपने प्रेसिडेंट ऑफ USA, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस को। और इसलिए भी वीणा में हम जानते हैं कि PM ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कही थी कि अगर इस तरह की चीजें अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो उससे संबंधित प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और उसको बेचा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये सस्टेनेबल होना चाहिए। हमने देखा है कि जब हमारे लोग, हमारे कारीगर बनाते भी हैं तो जो उनको रिटर्न मिलता है वो बहुत कम है। लेकिन आप देखिए दिल्ली में फैंसी शोरूम्स में, इवन कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में हजारों में ये चीजें बिकती हैं, लेकिन उन हजारों में 25,000, 30,000, 40,000, कभी कभी लाखों में, उनमें से उस कारीगर को कितना मिला है? ये पॉइंट है सबसे जरूरी। और जब मैं DG ICCR थी, आपने उसका जिक्र किया, तो हम तब से मैं ये चला रही हूँ एक आंदोलन की जो कारीगर है उसे मिलना चाहिए, उसे एक रियल रिटर्न मिलना चाहिए, ताकि उसकी जिंदगी सफल रहे, अच्छी रहे, अच्छी उसकी आमदनी होए, और उनकी अगली पीढ़ी जो है वो भी इस काम को संभाले। और ये अभी तक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि टेक्सटाइल में अगली पीढ़ी वो तो छोड़ के जा रहे हैं। और हमारे जो इवन वाराणसी के टेक्सटाइल वीवर्स हैं, बहुत हर एक पीढ़ी में
कम और कम लोग हैं जो टेक्सटाइल वीविंग, हैंडलूम वीविंग का काम संभाल रहे हैं। तो ये अवेयरनेस, अगर ये स्किल जो है, ये फिर दोबारा मैं आती हूँ स्कूल पे, ये जो स्किल डेवलपमेंट बात है, वाराणसी की हर एक स्कूल में ये वीविंग, हैंडलूम वीविंग का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्कूल को ये अडॉप्ट करना चाहिए कि हम ये स्किल डेवलपमेंट करेंगे हमारे बच्चों में, ताकि वो हैंडलूम वीविंग सीखें और इसे प्रिजर्व करें। अगर ऐसा होए और अगर हम अपने लोगों को ये सिखाएं कि नंबर 1 हैंडलूम वीविंग क्या चीज होती है, और नंबर 2 क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि जब वो हैंडलूम वीविंग करते हैं, जो उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए, ताकि इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर, इंडियन फैशन डिजाइनर्स उस प्रोडक्ट को अपनाएं और लें और अपने जो प्रोग्राम है और काम में इसे लगाएं। तो ये एक कंपोजिट क्रिएटिव इकोनॉमी है। मुझे पता है कि ये क्रिएटिव इकोनॉमी की बात जो है वो तीसरे पॉइंट में है, लेकिन ये पॉइंट नंबर 2 और 3 वो बहुत मिले जुले हैं, इंटरट्वाइंड है कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी बहुत जरूरी है। और इसी अब हमने देखा है कि आजकल सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जॉब्स कम ही हो जाएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके लोगों के जॉब ले ली। लेकिन ये देखिए, हमारी जो एंशिएंट हेरिटेज है उसके जरिए कितने जॉब्स हो सकते हैं, अनगिनत जॉब्स हो सकते हैं, और हाई एंड हमारे देश में और अन्य देशों में हम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये चीजें जो है हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमें अगर कल्चर प्रिजर्व करना है तो उसे इकोनॉमिक फ्यूचर होना चाहिए, उस कल्चर का, उस हर एक चीज का इकोनॉमिक फ्यूचर होना चाहिए। लेकिन मैम, मेरा सवाल ये भी है कि क्या, चूंकि आप डीजी रह चुके ICCR की, क्या आपको लगता है कि केंद्र की सरकार के पास या राज्यों के पास भी पूरे राज्य, जितने भी राज्य हैं भारत में, उनके यहाँ जितने भी हेरिटेज हैं, छोटे हों या बड़े हों, जो भी हों, क्या उनकी सारी लिस्ट, सारे अपडेट, सारे डेटा हैं क्या? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एक तो डेटा ही नहीं है, फिर हम उसकी संरक्षण कैसे करें? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। डेटा जो है वो है, लेकिन बहुत कम है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास सब कुछ है, काफी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। बट लेकिन आपकी बात सही है कि आप यकीन राखी गढ़ी इस जगह में नई चीजें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने वो निकाल रहे हैं कि हमारी एंशिएंट हेरिटेज जो है, सरस्वती नदी जो है, ये चीजें आजकल भी पता चल रहा है। हाल में ही मैं G20 वर्किंग ग्रुप ऑफ टूरिज्म में गई थी डोरडो में, जो टेंटेड सिटी है भुज के पास, और वहां हम धोलावीरा गए थे। अब धोलावीरा का पूरा एक्सकवेशन पहले हो चुका था, लेकिन उसका जो महत्व है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है हमारे प्राचीन हिस्ट्री के लिए, वो अभी पता चल रही है कि वहां पे क्या क्या हो रहा था, क्या उनके क्राफ्ट थे, क्या थे। तो ये सब चीजें जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास काफी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे हिस्ट्री बुक्स में अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुई है, और ये एक बहुत कमी है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे हिस्ट्री बुक्स में ट्रांसलेट हो और बच्चे इसके बारे में सीखें, और वो फिर उसको अपने आप में ज्ञान लें कि वो अपने आप में सोचेंगे, अपने आप में रियलाइज करेंगे कि इसे हमें कैसे प्रिजर्व करना है, और ये हमारी हेरिटेज है, और इसे हमें इसके बारे में ज्यादा पढ़े और ज्यादा क्रिएटिव इकोनॉमी कैसे करें वो भी सीख जाएंगे इसके बारे में। एक और चैलेंज मैम ये भी है ASI के सामने में कि लोग कहते हैं कि जो ह्यूमन पावर होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए, जितनी संख्या में होनी चाहिए वो नहीं है, कम है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात ये है कि ये कभी आपके लिए काफी नहीं होंगे, तो हमेशा कोई ना कोई कमी रहेगी। लेकिन सबसे पहली बात है कि अगर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए चाहिए, तो उसमें उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि कितने यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स होता है, कितने यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चे जो हैं ये पढ़ सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज। तो ये जो है, जो हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, इसके साथ एक स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आप पढ़ें भी, आप BSc आर्किटेक्चर में करें, BSc आर्कियोलॉजी में करें, लेकिन आपके उस कोर्स में एक स्किल्स डेवलपमेंट का मॉड्यूल है कि नहीं है, ताकि आप उनमें से जो आप पेंटिंग लीजिए, मिनिएचर पेंटिंग लीजिए, आप स्कल्पचर लीजिए, आप वुड कार्विंग लीजिए, कोई भी एक हेरिटेज लीजिए, एक आपको स्किल्स डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हर एक जो स्टूडेंट है वो एक स्किल को लेके उसे डेवलप करता है, मेरा पूरा यकीन है कि 100 में से 15, 20, 25% उसी स्किल के साथ अपना फ्यूचर बनाएंगे, अपना करियर बनाएंगे।
लेकिन वही है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, लोग अवेयर नहीं हैं, और मुझे लगता है कि सरकारों को भी, यूनिवर्सिटीज़ को भी इस बारे में अवेयर करना चाहिए लोगों को, ताकि ये जो एक नई विधा, हालांकि नई विधा नहीं है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। हालांकि आप विदेशों में चले जाइए, बहुत से लोग जागरूक हैं इसको लेकर, लेकिन जब भारत की बात आती है तो लोग डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह के फील्ड में जाना कम पसंद करते हैं। उसके और भी हमारे यहाँ क्या हुआ है कि ये सब चीजें जो हैं, जहाँ के ये स्किल डेवलपमेंट, ये वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई है, लेकिन ये गलत है। मैं सोचती हूँ कि वोकेशनल ट्रेनिंग बेशक जितनी मर्जी कीजिए, लेकिन जो हमारे इवन इंजीनियरिंग में एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इंजीनियर बनते हैं और वो फिर बड़े साहब बनना चाहते हैं। ठीक है, बड़े साहब बनिए, लेकिन फैक्ट्री फ्लोर पे जाके आपकी क्या स्किल है कि आप फैक्ट्री फ्लोर पे जाके एक ना एक काम में लगे, और जो आपकी कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में भी आप जानकारी लें, और उसमें से भी आप एक स्किल डेवलपमेंट करें। क्यों? तो इंजीनियर तो आप जरूर बने, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर होना चाहिए, जिससे वो ये एस्पेक्ट भी जाने। और हमारे हेरिटेज वाले जो हैं वो आर्किटेक्चर करते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग करते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। तो द टू हैव टू बी इंटीग्रेटेड। वीणा मैम, समय कमी है, मुझे लगता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपका जो ज्ञान है, ज्ञान का जो भंडार है, मुझे लगता है कि उसका अनुभव और उसका लाभ हम सभी को मिलना चाहिए, लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीणा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। और बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरी अहम खबरों की। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत हम्पी में तीसरी शेरपा बैठक में सह निर्माण और समावेशी विकास के महत्व पर जोर दिया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और द्विपक्षीय चर्चाएं हुई। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने इसे G20 में अब तक के सभी शेरपाओं के रिकॉर्ड भागीदारी के साथ ऐतिहासिक बैठक में से एक बताया। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जा रही है। 17 और 18 जुलाई को होने वाली इस बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई सारे पवेलियन बैठक स्थल की शोभा बढ़ा रहे हैं। भारत नवाचार, कला और शिल्प और स्टार्टअप जैसे पवेलियन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो इसके साथ ही G20 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।